हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम BPSC 66 CCE प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम आंसर और एक्सप्लेनेशन के अलावा क्वेश्चंस के नेचर को भी समझने की कोशिश करेंगे। उन टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक बात, यहाँ हम 27 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ना कि 14 फरवरी 2021 वाले को। ये जो 66th कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन BPSC का जो प्रीलिम्स हुआ था वो 2 बार कंडक्ट हुआ था। 27 दिसंबर 2020 को पहली बार जब सारे कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम ये हुआ था कंडक्ट, लेकिन साउदर्न बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एक सेंटर था जहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन लीक का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद जो वहाँ के DM थे उनके लेवल से और फिर BPSC के एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल से भी ये जांच करवाई गई, लेकिन जांच में ये पाया गया कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। BPSC ने ऐसा कहा कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का वहाँ एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, उस सेंटर के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए दोबारा 14 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। उनका सेंटर पटना में रखा गया था। तो 14 फरवरी वाले पेपर के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग 27 दिसंबर 2020 वाले पेपर में जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, तो इस सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो लोकल गवर्नमेंट इस टॉपिक से थे। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। उस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस टोटल देखने को मिले। इसके बाद जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टॉपिक, उससे 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। पॉलिटी की कोई भी बुक आप देखेंगे उसमें जो पहला चैप्टर होता है वो यही चैप्टर होता है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भारतीय संविधान का विकास, इस तरह से जो चैप्टर होता है, तो उससे 2 क्वेश्चंस आए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है संवैधानिक निकाय, इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला। और एक सवाल जो था वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था एक। तो इस तरह से कुल 8 क्वेश्चंस देखने को मिले 66 प्रीलिम्स में पॉलिटी से। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। सेट ए में ये 74 नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी में 103 नंबर का क्वेश्चन है, सेट सी में 115 नंबर का क्वेश्चन है, और सेट डी में ये 8th नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो भी सेट आपके पास हो उस सेट को आप रेफ़र कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सारे सेट में अलग अलग जो क्वेश्चन नंबर है वो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए मैंने दे रखा है क्योंकि कई बार कुछ अंतर हो जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्जन में। हालांकि क्वेश्चन पेपर में आप जब देखेंगे तो पहले पेज पे ये लिखा रहता है कि अगर क्वेश्चंस में किसी तरह की डिफरेंस पाई गई, तो कोई डिफरेंस अगर होता है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में, तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो वैलिड माना जाएगा, वो ज़्यादा सही माना जाएगा। इसीलिए हमें दोनों वर्जन एक बार देख लेना चाहिए क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। कौन से एक्ट ने ये सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शंस हैं, ए द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी द चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833, सी द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट इंडिया अधिनियम 1784, डी द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि ऊपर के चारों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन सही ना हो तो ई वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, और अगर इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही हो तो उस केस में भी ई वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का कानून था,
इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त जो जॉन मोर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उस वक्त जो है एक प्रमुख पद होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या जिसको इंडिया सेक्रेटरी भी कहते थे। हिंदी में भारत का राज्य सचिव कहा जाता था उन्हें, जो इंडिया में नहीं रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे और वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबर होते थे। तो वहाँ लंदन में जो इंडिया ऑफिस होता था वहाँ पे वो रहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या जो भारत के राज्य सचिव है, भारत सचिव ऐसा भी कहीं कहीं आप लिखा हो पाएंगे। तो उस वक्त इस पद पे जॉन मोर्ले थे, जबकि जो लॉर्ड मिंटो सेकंड हैं वो यहाँ के वाइस रहे थे इंडिया में। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है इस कानून को, क्योंकि मोर्ले मिंटो जो है उन दोनों के द्वारा जो रिफॉर्म्स सुझाए गए थे उसके बेसिस पर ये एक्ट था। ये एक्ट जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 है, इसने पहली बार इंडिया में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इसको शुरू किया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स को शुरू करने वाला एक्ट था ये, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये इस एक्ट के तहत ये किया गया, इस सिस्टम के तहत ये किया गया कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जो होगा तो उसमें वोटर्स भी मुस्लिम होंगे, मुस्लिम वोटर्स होंगे। आप जानते हैं कि एक तो रिजर्वेशन की सिस्टम होती है जिसमें कि जो सीट्स हैं किसी भी इलेक्शन में वो कुछ कैटेगरी, कुछ सीट्स जो होती हैं वो किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होती है, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हो सकते हैं वो उसी कैटेगरी के हो सकते हैं। लेकिन जो इलेक्टोरेट होता है वो कॉमन इलेक्टोरेट होता है, उसमें यानी कि वोट जो देने जाते हैं वो सारे लोग दे सकते हैं। बट जो ये सिस्टम था सेपरेट इलेक्टोरेट का, इसमें वो सीट भी मुस्लिम के लिए रिजर्व्ड होगी, बट उसमें एक एडिशनल ये होगा कि जो वोट करने जाएंगे वोट भी केवल मुस्लिम वोटर ही कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कहलाता है, जो कि हिंदी में अगर आप देखें तो पृथक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन मंडल भी कह सकते हैं इसको। इस एक्ट के ही वजह से लॉर्ड मिंटो सेकंड जो थे उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि एक तरह की सांप्रदायिक व्यवस्था हो गई है ना, कम्युनल सिस्टम हो गया और कम्युनल डिवाइड को बढ़ावा देने वाला ये एक्ट था, जिसके तहत कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था लागू की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था दी गई। जो उस वक्त की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने ही ये डिमांड रखा था, मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स हुआ उसमें इसको इंक्लूड किया गया उनके ही डिमांड पर। जो मुस्लिम लीग है उनका ही ये डिमांड था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आपको ये याद होगा, ये जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, जो कि वाइसरॉय का जो कार्यकारी परिषद होता था, या अलग अलग प्रोविंस में जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, उसमें इंडियंस को उसका मेंबर नहीं बनाया जाता था शुरुआत में। बट इस एक्ट ने ये किया कि इंडियंस को भी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है प्रोविंसेस में, उसमें इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा। और पहली बार जिस इंडियन को ये इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी आप कहीं कहीं लिखा पाएंगे। उनको ये जो अपॉइंट किया गया था तो लॉ मेंबर के रूप में उनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। डी, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सेट ए में 102 नंबर का क्वेश्चन है। अलग अलग सेट में कौन सा नंबर है वो पर आप देख सकते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था वो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से था। मैंने बताया आपको कि 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन और आगे आएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन संविधान में है। तो सवाल है कि किस आर्टिकल में है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना
की बात किस संविधान के अनुच्छेद में है? आर्टिकल 324 ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी आर्टिकल 148, ऑप्शन सी आर्टिकल 342, ऑप्शन डी आर्टिकल 325 या फिर ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शंस देखिए, ए और डी वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी क्लोज है, 324 और 325। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है वो इलेक्शंस से शुरू होता है। जो पहला आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल पार्ट 15 में जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324, जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। पढ़ते हैं आर्टिकल को। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो मतदाताओं की सूची बनेगी वो उसका कंट्रोल उसे कंट्रोल करेगा इलेक्शन कमीशन, एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ इलेक्शंस टू द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड इन ए कमीशन रेफर्ड टू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इलेक्शन कमीशन। यानी जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, पार्लियामेंट यानी दोनों लोकसभा राज्यसभा, इसके बाद जो लेजिस्लेचर ऑफ अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेचर है यानी विधानमंडल है, विधानमंडल में भी दोनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों, इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, उसका जो उसे कंडक्ट कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये आर्टिकल 324 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 324 में और भी बातें लिखी हुई हैं, जिसमें कि एक आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा उसमें कितने और मेंबर्स होंगे ये प्रेसिडेंट तय करेंगे। एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये प्रेसिडेंट तय करेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। साथ साथ और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, बाय द प्रेसिडेंट। जब संविधान शुरू में बना था उस वक्त शुरुआत में ओरिजिनली सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ होते थे, और ये जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन, ये 1 मेंबर कमीशन था, यानी कि सिर्फ एक मेंबर होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी आप देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर आप देखेंगे, यानी कि अभी ये 3 मेंबर की कमीशन है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो टेन्योर इनका होता है 6 ईयर का, या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाता है, अगर 6 साल पहले पूरा हो जाता है तो वो, या फिर 65 पूरा हो जाता है तो वो पहले, तो ये इनका टेन्योर है। अभी प्रेजेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, उनका नाम भी याद रखना चाहिए, सुशील चंद्रा जी हैं। इसके अलावा जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सुशील चंद्रा हो गए, 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर कमीशन है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? A324, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाला जो एक क्वेश्चन मैंने कहा था वो यही क्वेश्चन है। क्यों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसे माना जाए अभी पता लग जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? ए ममता शर्मा, बी ललिता कुमार मंगलम, सी रेखा शर्मा, डी स्मृति ईरानी, या फिर ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ये देखिए, रेखा शर्मा जी का जो नियुक्ति हुई थी चेयरपर्सन के रूप में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, वो आप देखिए सबसे ऊपर वाला फोटो 7 अगस्त 2018, 7 अगस्त 2018 को हुआ था। यानी कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है दिसंबर 2020 में, तो कम से कम 2 साल पहले, 2 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है जब इनको नियुक्त किया गया था। तो क्यों पूछा गया है रेखा शर्मा के बारे में? इसका कारण कुछ और है। आप ये नीचे डाउन साइड देखेंगे, लेफ्ट में देखिए एक ट्वीट आपको दिखेगा। ये जो ट्वीट है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ये ट्वीट किया गया था
नीचे आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं, अक्टूबर 2020 20 अक्टूबर 2020 को एक ट्वीट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, इसके ट्विटर अकाउंट के द्वारा, जो भारतीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, उन्होंने मुलाकात की है किनके साथ, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी के साथ मीटिंग की, जिसमें कि महिला सुरक्षा पे बात हुई, विमेन सेफ्टी पर, साथ साथ राइज इन लव जिहाद केसेस, इस पर भी बात हुई। ये ट्वीट में लिखा हुआ है राइज इन लव जिहाद केसेस। अब ये ट्वीट में ये वर्ड जो है लव जिहाद केस, जैसे ही ये आया तो सारी जगहों पर मतलब इनके ट्वीट्स पर बहुत सारे जो है कमेंट्स आने लगे और लोगों ने काफ़ी इसको कंडेम किया और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। सेकंड, जो आप ये राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आप एक आर्टिकल का जो फोटो है आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन जो है, उनका जो ये ट्वीट था लव जिहाद से रिलेटेड, इसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन भी फाइल किया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिनका ट्वीट है लव जिहाद। आप जानते हैं कि लव जिहाद जो है वो, ये जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना किसी एक्ट में। इनके पीछे के जो ट्वीट्स थे, पुराने ट्वीट्स जो इन्होंने ट्वीट किए थे, उनको भी लोगों ने ढूंढ कर निकाला और फिर ट्रोल किया ट्विटर पर। तो उस वक्त ये न्यूज़ में रही थी काफ़ी जो है इसकी वजह से। और आप जान रहे हैं कि ये जो आप देख सकते हैं टाइम, अक्टूबर 2020 की घटना है, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने से ठीक 2 महीने पहले की। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और अक्टूबर में ये सारा कुछ हुआ, तो 2 महीने पहले की ये घटना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है, क्योंकि वो न्यूज़ में थी, इसकी वजह से ये पूछा गया है। तो इसका आंसर सी, रेखा शर्मा, फिलहाल अभी यही राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं, ए, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। बी, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी, वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। डी, ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। या फिर डी वाला ऑप्शन जरा देखिए, ऑल एक्ट्स फॉर वन, यानी सारे कानून सिर्फ एक ही व्यक्ति पे लागू होंगे, तो ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है। ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये वाला आपको फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है उसमें आपको ये मिलेगा, लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, ये एवी डाइसी नाम के एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, उनका दिया हुआ है। उन्होंने इसे दिया था, एवी डाइसी जो कि ब्रिटेन के न्यायविद हैं, ज्यूरिस्ट हैं, तो उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया रूल ऑफ लॉ का। इसके 3 पहलू हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ देखें तो 3 प्रमुख जो पहलू है उसमें एक तो है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर यानी मनमानी शक्ति, उसका एब्सेंस। मनमानी शक्ति नहीं हो सकती है किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक संस्था के हाथ में, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, किसी के पास मनमानी शक्ति ना हो। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समता, या समानता। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये भी एक पहलू है रूल ऑफ लॉ का। और इसके अलावा प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो व्यक्ति है उसके राइट्स, उसके अधिकारों को प्रमुखता दी जाए, उसके अधिकार जो है वो प्रमुख है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे पहलू रूल ऑफ लॉ के तहत आते हैं, यानी कि कानून के समक्ष जो है समानता, इक्वालिटी, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है पहला, ए यानी कि वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि एक ही कानून सभी के लिए होगा तभी तो समानता होगी। सभी के लिए एक कानून वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है इक्वालिटी के लिए। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून होगा तो फिर इक्वालिटी नहीं होगी। तो वन एक्ट फॉर ऑल, और अगर एक एक्ट है सबों के लिए, एक एक्ट सबों पर लागू होता है, तो एक जुडिशरी भी तो चाहिए जो उस एक्ट को या उन कानूनों को जो इम्प्लीमेंट करवाएगा, या उन एक्ट्स के वायलेशन के केस में कौन काम करेगा, उस एक्ट के वायलेशन के केस में, या उस एक्ट को या उस कॉन्स्टिट्यूशन को
जो कानून या जो न्याय मिलेगा वो उसके लिए एक न्यायतंत्र भी होनी चाहिए जो सबों के लिए हो, सबों के लिए समान रूप से हो, एक वन जुडिशरी होना चाहिए। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज सिस्टम जो हमारे कंट्री में काम करता है वो उसके लिए टोटल 29 सब्जेक्ट्स है, 29 कार्य उनको दिए गए हैं। ये कार्य किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 243H ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 243E, ऑप्शन सी आर्टिकल 243F, डी आर्टिकल 243G, या फिर ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कौन सा आर्टिकल हो सकता है? अब यहाँ देखें आपकी बीपीएससी ने कितना जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश की है, कितने जो है क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, 243 EFGH चारों डाल दिया है। तो इससे ये डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट आर्टिकल याद रखना ज़रा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। उसमें भी कोई एक सिंपल आर्टिकल तो है नहीं। 243 आर्टिकल आप देखेंगे तो ABCDEFGHI JK LM बहुत लंबा है, इसमें कई सारे जो है वो जो है इसके सेक्शंस जोड़े हुए हैं 243 में। तो इसलिए ये आर्टिकल कौन सा इसमें सही होगा देखते हैं। तो जो आर्टिकल 243G है उसमें क्या लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 243 कहता है, या आर्टिकल 243 में जो प्रोविजंस हैं वो उसमें किन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है? पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इसके बारे में दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट होगा, राज्य का जो विधानमंडल होगा, वो क्या करेगा? वो पंचायतों को पावर्स एंड अथॉरिटी देगा, पावर्स एंड अथॉरिटी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ इंडॉ द पंचायत, पंचायत को देगा ये with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self government, ताकि जो पंचायतें हैं वो वहाँ स्वशासन हो सके, वो अपना शासन चला सके। and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibility, यानी कि शक्ति भी देगा पंचायतों को और जिम्मेदारी भी दी जाएगी अपन पंचायत at the appropriate level subject to such conditions as may be specified therein with respect to a द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, यानी कि वो प्लान्स बनाएगा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्लान्स बनाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, साथ साथ वो जो प्लान्स होंगे, जो स्कीम्स होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगा एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम, जो भी उसे दिया जाएगा पंचायतों को, जिन भी योजनाओं को और पंचायतों को दिया जाएगा उनका वो इम्प्लीमेंटेशन कराएगा, उन्हें लागू करवाएगा, इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर्स लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल, यानी वो विषय, वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स जो 11th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची में दी हुई है, उन पर जो है उनसे संबंधित प्लान्स बनाना या उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लागू कराना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये सारे काम जो है वो पंचायत करेगा। लेकिन ये जो मैटर्स हैं वो दिया कहाँ पे है, उसकी सूची कहाँ पे दी हुई है? तो वो आर्टिकल 243G में नहीं दी हुई है। आर्टिकल 243G में इतना लिखा हुआ है बस कि वो 11th शेड्यूल में दिया हुआ है। अब 11th शेड्यूल जब आप पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसमें आपको 29 विषय मिलेंगे टोटल। उस लिस्ट वहाँ पे आपको 29 सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी, 29 टॉपिक्स मिलेंगे जिस पर कि पंचायत काम करेगा। तो ये 11th शेड्यूल में दिया हुआ है। हालांकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल जो है 243G को ही सही माना जाना चाहिए। 243G अनुच्छेद 243G। हालांकि इसने सीधे सीधे वो लिस्ट नहीं दी है, इसमें कहा गया कि जो 11th शेड्यूल है 11वीं अनुसूची उसमें ये लिस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ए का 107 नंबर का क्वेश्चन है। द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? यानी वो कौन सा बिल था
संविधान संशोधन बिल, जिससे ये शुरुआत हुई और वो अल्टीमेटली जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। ऑप्शन है ए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बी 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सी 63rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या फिर ई तो आप जानते ही हैं। तो चलिए फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1989 में लोकसभा में एक बिल लाया गया था, जुलाई 1989 में लोकसभा में। उस वक्त सरकार किनकी थी? राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। उसने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लेकर के आए, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये इसलिए लाया गया ताकि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जा सके, संवैधानिक मान्यता मिले पंचायती राज सिस्टम को, इसके लिए लाया गया बिल। ये बिल लोकसभा में लाया गया, अगस्त 1989 में पास भी हो गया, बट नॉट पास्ड बाय द राज्यसभा। लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और बिल लैप्स कर गया, ख़त्म हो गया, तो ये कानून नहीं बन पाया। इसके बाद फिर से सितंबर 1991 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने एक बार और ये जो है ये बिल लेकर के आए, नया बिल लेकर के आए। उस वक्त सरकार किनकी थी? पीवी नरसिम्हा राव जी की। पीवी नरसिम्हा राव सितंबर 1991 में बिल लेकर के आते हैं लोकसभा में ही, और ये जो बिल था ये बिल पास हुआ दोनों लोकसभा राज्यसभा से भी, और ये अल्टीमेटली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में पास हुआ। ठीक है, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसे कहा जाता है। लेकिन ये लागू कब से हुआ? केम इन टू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को ये जो कानून था, ये जो एक्ट था, ये लागू हो गया पूरी तरह से। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे। कब से मना रहे हैं? सिंस 2010 से मना रहे हैं। ये याद रखना चाहिए हमें। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे है। 24 अप्रैल को बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 24 अप्रैल को ही हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन है, बर्थडे। 24 अप्रैल को जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद अरविंद बोबडे, 47th चीफ जस्टिस थे वो। अभी जो आप एन.वी. रमन्ना अभी तो जो 48th चीफ जस्टिस है ना, लेकिन इनसे पहले जो शरद अरविंद बोबडे जी थे, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका बर्थडे भी 24 अप्रैल को ही है। इसके अलावा जो गोवा के सीएम हैं अभी, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, उनका भी बर्थडे 24 अप्रैल को ही है। 24 अप्रैल को एक महान पोएट की डेथ हो गई थी 24 अप्रैल को ही 1974 में। उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, नेशनल पोएट, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को, हिंदी के महान कवि थे। तो इनका जो 1974 में 24 अप्रैल को ही डेथ हुआ था और मृत्यु हो गई थी इनकी बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में, बिहार से ही थे ये। तो ये सारी चीज़ें हुई थी 24 अप्रैल को। याद करने में सहूलियत होती है इससे, अगर हम उस डेट से और भी इवेंट्स को जोड़ सकें। मैंने एक बार डॉक्टर विजय अग्रवाल जो आईएएस थे, वो जो AFE IAS चलाते हैं और मोटिवेटर हैं और साथ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की जो तैयारी भी करवाते हैं, तो उनको मैंने एक बार सुना था, तो वो ये बतला रहे थे कि जो हम याद रखते हैं डेट्स को या ईयर को, जब याद रखते हैं तो उससे रिलेटेड और भी इवेंट्स अगर हम उसे ऐड कर दें तो याद रखना इजी होता है। वो एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जैसे कि हम चाबी हमारी गुम ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे रिंग में डाल देते हैं और साथ में और भी चाबियां ऐड कर देते हैं ताकि वो गुम ना हो, क्योंकि एक चाबी जो है वो आराम से खो सकती है, खोना आसान है, लेकिन जब चाबियों का गुच्छा हो तो उससे वो खोता नहीं है जल्दी, और वो कहीं अगर गिरता भी है तो पता लग जाता है, तो उसे ढूंढना भी आसान होता है। तो ये याद करने का एक टेक्निक उन्होंने बताया था, तो वो मुझे याद आ गया। खैर, ये जो सवाल है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि लाया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे सरकार के द्वारा, 64वां संविधान संशोधन बिल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन।
निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? हिंदी में थोड़ा भारी नहीं हो गया? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य, क्या बात है। ऑप्शन है ए ऑटोनॉमी, बी पीपल्स पार्टिसिपेशन, सी टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमॉन्ग लोकल कम्युनिटीज, डी टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज, या फिर ई तो आप जानते ही हैं, यानी कि ए स्वायत्तता, बी लोक सहभागिता, सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ओके, डी स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, या फिर ई। तो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सरकार जो है वो लोकल लेवल तक पहुँचे, इसके लिए ऑटोनॉमी तो ज़रूरी है कि स्वायत्तता तो देनी चाहिए उन्हें, इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। साथ में पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता वो भी होनी चाहिए। अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जो है गवर्नमेंट वो लोकल लेवल तक कैसे पहुँचेगा। टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमॉन्ग लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगर आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे तो कैसे होगा? कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए लोकल लेवल तक के कैंडिडेट्स को और पीपल को भी, लोकल कम्युनिटीज़ को, तभी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे, साथ साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हो पाएगा, लोकल लेवल तक सरकार पहुंच पाएगा। तो ये वाला तो स्टेटमेंट जो है वो कैरेक्टर नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का। डी जो है, डी टू एम्पावर लोकल कम्युनिटी, ये तो ठीक है। ये तो सी का एकदम उल्टा ही हो गया ना। सी में कहा कि नॉन कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं डालना है, और डी जो है वो मजबूत कर बनाना है लोकल कम्युनिटी को। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है, सी वाला जो है वो कैरेक्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाएंगे तो विकेंद्रीकरण कैसे होगा? तो इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110, और ये भी क्वेश्चन जो है वही इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है उस टॉपिक से, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ए द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी द चार्टर एक्ट 1833, सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब ज़रा सोचिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1949 में बन के तैयार हो गया था। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। प्रेम्बल में तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो 1949 में अगर ये बन ही गया था तो डी वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये तो लैंडमार्क नहीं हो सकता है। बाकी के 3 तो हैं ही, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, चार्टर एक्ट 1833 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ये सारे एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में काफ़ी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये सारे एक्ट जो हैं वो पहले चैप्टर में, जो पहला चैप्टर पॉलिटी का होता है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास, उसमें दिया है ये सारा। तो ए, बी और सी तो सही है, डी नहीं है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये नहीं है लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट, तो सिविल राइट्स से रिलेटेड है और वैसे भी 1955 का एक्ट है। तो अगर हमें नहीं भी पता हो तो तुक्का भी लगाया जा सकता है इस पर। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि ये कानून ऐतिहासिक नहीं था। ऐतिहासिक नहीं था मतलब संविधान के विकास में इसका रोल नहीं था। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के हमने डिस्कस कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।